नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके 24/7 न्यूज। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। वक्त हमारे खास कार्यक्रम डिफेंस टॉक का, जहां पर कुछ अहम मुद्दों पर आज हम बात करने वाले हैं। दरअसल चीन के विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि गलवान सहित 4 पॉइंट से जो है दोनों देश अपनी सेनाएं हटा चुके हैं। ब्रिक्स समिट से पहले चीन के विदेश मंत्रालय का ये बयान क्या कुछ कहता है? क्या रूस में जो ब्रिक्स समिट होने वाली है, वहां पे प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात के लिए एक ग्राउंड तैयार किया जा रहा है? और क्या सच में ही चीन जो है वो गलवान सहित तमाम फ्रिक्शन पॉइंट से पीछे हट चुका है? डेपसांग डेमचौक को लेकर क्या हालात हैं, इसको आज हम समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसके साथ ही मुद्दा बांग्लादेश का बहुत अहम हो जाता है, क्योंकि बांग्लादेश में लगातार अमेरिका का इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है। हमने देखा कि अमेरिका के वरिष्ठ राजनयिक डोनाल्ड लू जो हैं, वो बांग्लादेश पहुंचे, उन्होंने मोहम्मद यूनुस के साथ मुलाकात की। लेकिन इस बीच एक बयान ढाका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर का यह भी आया कि बांग्लादेश के लिए चाहिए कि वो पाकिस्तान से रिश्तों को ठीक करे और फिर पाकिस्तान से न्यूक्लियर हथियार वो हासिल करे। और भारत अमेरिका के ऊपर कितना भरोसा कर सकता है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जल्द ही अमेरिका के दौरे पर भी जाने वाले हैं। कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब तलाशने के लिए आज हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। मेजर जनरल राजन कोचर सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जय हिंद। थैंक यू समय देने के लिए सर। जय हिंद। बहुत सारे सवाल हैं मेरे। थैंक यू सर। बहुत सारे सवाल हैं मेरे जिन पे मैंने आपके साथ बातचीत करनी है, लेकिन शुरुआत में भारत और चीन रिश्तों को लेकर करना चाहता हूं। हाल ही में बांग्लादेश की तरफ से एक बयान दिया गया विदेश मंत्रालय की तरफ से कि गलवान सहित 4 फ्रिक्शन पॉइंट से जो है सेनाएं हट चुकी हैं। लेकिन ये सब कुछ तो सितंबर 2022 में हो गया था, लेकिन 24 में आकर चीन इसे स्वीकार कर रहा है। तो कितना अलग, और क्या वाकई में डेपसांग डेमचौक को लेकर भी दोनों देश कोई फैसला ले सकते हैं? योर पॉइंट ऑफ व्यू सर। राजेश जी, धन्यवाद, आपने मुझे अपने चैनल पे इनवाइट किया। बहुत इंटरेस्टिंग मुद्दा आप सामने लेके आए हैं, क्योंकि एक आम आपका व्यूअर है, एक आम आपका नागरिक है, वो जानना चाहेगा कि प्रेजेंट ग्राउंड सिचुएशन क्या है बॉर्डर के ऊपर। और अभी जो स्टेटमेंट्स आ रही है चाइना से और भारत से, जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर की भी एक स्टेटमेंट आई है और एक चाइनीज स्पोक्स पर्सन की भी स्टेटमेंट आई है कि ये 4 फ्रिक्शन पॉइंट्स की बात कर रहे हैं। तो 21 राउंड ऑफ टॉक्स हो चुकी हैं और जॉइंट वर्किंग मैकेनिज्म भी साथ साथ चल रहा है, उनकी भी बातचीत हो रही है ब्यूरोक्रेटिक लेवल पर। ये जो आपने सही इसको बताया कि ये जो लास्ट डिसएंगेजमेंट था, ये सितंबर 2022 का है। आप जानते हैं कि गोगरा और हॉट स्प्रिंग्स का जो डिसएंगेजमेंट है वो बिल्कुल लास्ट में हुआ है PP-15 और PP-17 अल्फा। ये 2 पॉइंट्स हैं जो हम देख रहे हैं कि PP-15 खास तौर पे सितंबर 22 को इसको विड्रॉ हुआ था। 17 अल्फा उससे 1 साल पहले हुआ था, गलवान उससे 1 साल पहले हुआ था। और नॉर्थ और साउथ पेगोंगशू आप जानते हैं कि फिंगर 1 टू फिंगर 8 ये समझौता इसको ये हुआ था कि भारत फिंगर 3 पर अपना जो चला जाएगा और चाइना अपना ईस्ट ऑफ फिंगर 8, और बीच में एक बफर जोन क्रिएट किया जाएगा। और सिमिलरली जो आपका गोगरा का और आपका हॉट स्प्रिंग्स का एरिया है, वहां पर भी एक बफर जोन क्रिएट होगा। तो अभी ये बफर जोन क्रिएट होने से क्या हो गया है कि जो आपके 65 पेट्रोलिंग पॉइंट्स हैं, अभी उसमें से 26
26 पेट्रोलिंग पॉइंट्स आप वहां पे अपनी पेट्रोलिंग नहीं कर सकते। जी दूसरा, बफर जोन होने से जो चरवाहे ग्रेजिंग करते थे अपने कैटल के लिए, अभी एक ये बहुत बड़ा मुद्दा, एक पॉलिटिकल मुद्दा लद्दाख पे बन चुका है, जी क्योंकि गांव में जो लोग वहां पे फॉरवर्ड एरियाज में जो गांव है वहां पे जो लोग बसे हुए हैं, उनकी लाइवलीहुड वो उनकी कैटल है, जो जी ये जो मवेशी है जो इनके जो इनको ये बेचते हैं ग्रेजिंग के लिए। अब उनके पास कोई भी ये अपने आप को सस्टेन करने का चारा नहीं रहा है और वो गांव छोड़ के चले गए। अब ये बहुत जरूरी हो जाता है कि एक तरफ आपके गांव खाली हो रहे, उनको गोस्ट टाउन्स बोला जा रहा है, दूसरी तरफ ओके साहब। चाइना ने अपने बॉर्डर लॉज को बदली करके फॉरवर्ड एरियाज में गांव बसा रहा है, और चाइना जी के लोग अभी आके वहां पे रह रहे हैं, और उनके लिए एयर कंडीशन सुविधाएं वहां पे आपने बनाई है, और आपने जो भी आपके यू नो यू इम्प्रोवाइज हट्स वगैरह आप उनके लिए वहां पे बना रहे हैं, वो बेसिकली हैबिटेट आप अपने जवानों के लिए तैयार कर रहे हैं, पर लोगों को आप बता रहे हैं कि यहाँ पे हमारे गांव अपने बस रहे हैं। तो जी ये जो अनाउंसमेंट है, इसको संक्षेप में मैं इसको ओके कंक्लूड करना इसको चाहूंगा कि ये जो अनाउंसमेंट है ये पुराने स्टेटस को लेके है, और कोई भी हाल फिलहाल में ऐसा कोई भी डिसएंगेजमेंट नहीं हुई है। दूसरा आपका सवाल ठीक था साहब। डेमचौक का और देप्सांग का। और अ, डिप्सांग का बिल्कुल साहब। हाँ, देप्सांग और डेमचौक पे बिल्कुल कोई मूवमेंट नहीं हुई है, और जो मेरी जानकारी है कि चाइना ने उसको नॉन नेगोशिएबल करार दिया है कि हम इसके ऊपर नेगोशिएट नहीं करेंगे। और आप जी जानते हैं कि डेप्सोंग कोई इसको नई प्रॉब्लम नहीं है, 2013 की प्रॉब्लम है इसको डेप्सांग से, और चाइना 18 किलोमीटर अंदर आ चुका है इंडिया की क्लेम लाइन के। जो जी लैंड इंडिया अपना उसको बोलता था उसके 18 किलोमीटर चाइना अंदर आ चुका है, और एक खास स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस दपसंग का ये है कि अगर पाकिस्तान और चाइना अपना इसको डिसाइड करे कि वो काराकोरम हाईवे की साइड से अगर पाकिस्तान की फोर्सेस आए और चाइना की आए, तो आपका एक पिंसर मूवमेंट बनती है, जिससे जी आपका सियाचिन ग्लेशियर खतरे में आ जाता है, ओके जो सर। हमारी एक ब्रिगेड प्लस वहां पे है। तो आने वाले वक्त में अगर भारत देप्सांग के ऊपर अपना कब्जा उसको नहीं वापस लेता है, तो भारत के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा सियाचिन ग्लेशियर को सस्टेन करने के लिए। राजेश जी। ओके सर। अब एक दो सवाल हैं सर, क्योंकि डिसएंगेजमेंट की बात हो रही है, 2022 की बात करें तब भी और 2024 की भी बात करें तब भी डी एस्केलेशन को लेकर कोई चर्चा नहीं है। और दोनों में कितना अंतर है, मैं चाहूंगा कि मेरे व्यूअर्स को यह भी समझाइए कि डिसएंगेजमेंट क्या है और डी एस्केलेशन क्या है, कितना फर्क आता है दोनों टर्म में। बहुत एक्चुअली फर्क है दोनों टर्म में। डिसएंगेजमेंट का मतलब है कि जिस विवादित एरिया में आप बैठे हुए हैं, आप 4-5 किलोमीटर पीछे चले जाते हैं, तो ओके मैक्सिमम आप 10 किलोमीटर पीछे चले जाते हैं, और आईबॉल टू आईबॉल कन्फ्रंटेशन को आप अवॉइड करते हैं, क्योंकि अगर आपकी PP-15 में और PP-17 अल्फा में आईबॉल टू आईबॉल इसको डिप्लॉयमेंट थी, जब आईबॉल टू जी आईबॉल डिप्लॉयमेंट होती है तो खतरा होता है कि युद्ध छिड़ सकता है, कोई भी एक ओके युद्ध फायरिंग हो जाए एक तरफ से तो आपके चांसेस होते हैं, इसीलिए लोग बोलते हैं कि डिसएंगेजमेंट। अब जो आपका दूसरा आपका टर्म है डी एस्केलेशन,
डी जी एस्केलेशन का मतलब है कि आप अपनी फोर्सेस को उस एरिया में कम करते हैं। जैसे कि आज अगर, बिकॉज डिसएंगेजमेंट में आप अपना फोर्स लेवल वहां पे बिल्कुल कम नहीं कर रहे। जी डी एस्केलेशन में आप क्या कर रहे हैं कि आप जो भी आपके पास टैंक्स थे वहां पे, आपके पास हैवी आर्टिलरी थी, आप जी। उसको काफी पीछे ले जाते हैं, 50, 60, 70, 80 किलोमीटर पीछे ले जाते हैं। और ओके सर। उस एरिया में आप अपना फोर्स लेवल कम करते हैं। जैसे आज भारत के तकरीबन 70,000 ट्रुप्स डिप्लॉयड है फॉरवर्ड लाइन में, चाइना के भी तकरीबन जी उतने ही हैं। तो डीएस्केलेशन में क्या होगा कि आप इस फोर्स लेवल को 20,000 तक लेके आएंगे, जी आप इस फोर्स लेवल को 25,000 तक लेके आएंगे। तो डीएस्केलेशन बिल्कुल नहीं हुआ है। डिसएंगेजमेंट, जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो 5 फ्रिक्शन एरियाज थे, 3 जी फ्रिक्शन एरियाज में आपने डिसएंगेज, 7 फ्रिक्शन एरियाज थे, सॉरी, और आपने उसमें से 5 फ्रिक्शन एरियाज में आपने इसको डिसएंगेज किया। बट देखिए, ये मैथमेटिक्स नहीं है। आप ऐसी स्टेटमेंट नहीं बिल्कुल दे सर। सकते 75% ऑफ द बॉर्डर इश्यू इज रिजॉल्व, क्योंकि डेप्सांग का जो एरिया है और डेमचोक का एरिया है, वो वहां पे मेजर इंकर्शन हुई है। जी 900 किलोमीटर से ज्यादा एरिया है आपका डेप्सोंग प्लेन्स का, जो भारत अभी इस्तेमाल नहीं कर सकता है। तो इसका ओके यह सर। मतलब है और- कि अगर आपके 1,000 किलोमीटर की अगर एक इंकर्शन हुई है, तो आप जी समझिए कि 900 किलोमीटर अभी भी चाइना के पास है। ओके। और 100 किलोमीटर आपने इस एरिया को आपने डिसएंगेज कर दिया, वापस। तो वो एक्चुअली 75% ही होगा, वो 10% ही होगा। तो जी इसको मैं ये मानता हूं कि 10, हाँ, 10% जी आप यस। इसको मान के अपना चलिए कि बॉर्डर इशू 10% रिजॉल्व हुआ है और 90% नहीं रिजॉल्व हुआ। ओके, यही इस्लामी स्लाइसिंग है, जिस पे लगातार बात होती है कि चाइना 4 कदम आता है आगे, फिर 2 कदम पीछे जाकर कहता है कि 2 कदम आप अपने पास रख लीजिए। मैं एक और पॉइंट पर आपसे बात करना चाहता हूं, क्योंकि हाल ही में एनएसए अजीत डोभाल की रूस में चीन के विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात हुई। उसके बाद जिनेवा में विदेश मंत्री ने भी बयान दिया कि 75% जो समस्याएं हैं वो सुलझ गई हैं बॉर्डर को लेकर। लेकिन क्या हम ये उम्मीद करें कि प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात ब्रिक्स समिट में रूस में हो सकती है? उसके लिए चाहे वो एनएसए हो या विदेश मंत्री हो भारत के या चीन का विदेश मंत्रालय हो, वो एक पिच तैयार कर रहे हैं और उसके बाद कोई पॉजिटिव खबर आ सकती है। सर, कितनी उम्मीद करें? तो बहुत ही आपका एक वैलिड ऑब्जर्वेशन है और ये बहुत लॉजिकल भी है। जब भारत अभी तक ऐसी स्टेटमेंट्स नहीं दे रहा था, आपने देखा होगा जयशंकर जी कहीं पर भी जाते थे उसको बोलते थे बातचीत इम्पॉसिबल है जब तक जी बॉर्डर इश्यू नहीं रिजॉल्व होगा। और कहीं पर भी हमने ऐसी स्टेटमेंट इंडिया से नहीं आती देखी। हमने चाइना से भी कहीं ऐसी स्टेटमेंट नहीं आती देखी कि जो हमने 4 एरिया से डिसएंगेज कर दिया, एक ऐसी पब्लिक स्टेटमेंट चाइना ने कभी नहीं की। तो जी आपका अज्यूम करना और आपका ये समझना कि ये ग्राउंड बन रहा है मोदी और जी जिनपिंग को पास लाने के लिए, और इसमें राजेश जी मैं समझता हूं कि रशिया का बहुत बड़ा रोल, ओके। रशिया का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि रशिया और भारत भी जानता है कि अमेरिका जो है वो चाहता है कि हम चाइना से हमेशा भिड़े रहें। और जी रशिया ने भारत को सलाह दी है कि अगर भारत को आगे बढ़ना है और अगर भारत को तरक्की करनी है, अगर भारत को अपने आप को इकोनॉमिक सुपर पावर बनाना है, तो चाइना से अपने डिफरेंसेस को कम करना पड़ेगा। अब मैं ये नहीं बोलता कि एक मीटिंग से सब कुछ रिजॉल्व हो जाएगा।
जी पर अगर आप देखें कि चाइना और भारत का जो ट्रेड हो रहा है और जो ट्रेड इम्बैलेंस है, चाइना की तरफ एक पॉजिटिव में तरफ और भारत की जी तरफ एक नेगेटिव की तरफ, और ये जो तनाव हुआ है इससे हमारी काफी जो इंडस्ट्रीज हैं, और खास तौर पे जी मैं इसको नाम लेता हूं इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री को, मैं आपको फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को, और ये दो इंडस्ट्रीज बहुत हेविली इंपैक्ट हुई हैं। और जी इसीलिए अगर वर्ल्ड बैंक की अगर फिगर जो भारत का इकोनॉमिक ग्रोथ 6 to 7% अगर वर्ल्ड बैंक बता रहा है, और अगर भारत को इस फिगर के आसपास भी आना है, तो जी बहुत जरूरी है कि चाइना के साथ ट्रेड रिलेशंस नॉर्मलाइज हो। और इसीलिए आपने ओके देखा होगा कि 201 एग्रीमेंट्स हैं जो खटास में पड़ी हुई हैं, और जो लास्ट वर्किंग कमिटी मैकेनिज्म की जो अभी मीटिंग हुई थी कुछ दिन पहले, मीटिंग उसके हुई जी बाद जी 6 से 7 ये एग्रीमेंट्स को क्लियरेंस मिल चुकी है। तो इसका यह ओके सर मतलब है कि अब मैं ये समझता हूं, एक अंग्रेजी का वर्ड है थॉ इन रिलेशंस, ये एक थॉ इन रिलेशंस मैं मानता हूं। और मैं रशिया के व्यू पॉइंट से भी सहमत हूं कि अगर भारत को जो तरक्की करनी है, और जो बांग्लादेश के हालात हैं, और जो जी जी बांग्लादेश के हालात बन रहे हैं, जो मणिपुर में हो रहा है आज, तो उसको मद्देनजर रखते हुए इसको मुझे ऐसा लगता है कि चाइना और भारत के जो संबंध है वो आने वाले वो वक्त में बेहतर अच्छे होने होने वाले चाहिए जी। लेकिन एक तस्वीर का और पहलू मैं आपके सामने रखूंगा, उसके बाद मैं बांग्लादेश के इशू पर भी आपसे बहुत डिटेल से बात करने वाला हूं। हाल ही में हमने देखा कि जो पीएलए के चीफ हैं जनरल ली किया उमिंग, वो भी पाकिस्तान के दौरे पर थे। रूस से सीधा वो इस्लामाबाद गए, वहां पर जनरल मुनीर से उनकी मुलाकात हुई और उसके बाद शहबाज शरीफ से भी उनकी मुलाकात हुई। और जिस प्रकार से चाइना जो है लगातार चीन की एयरफोर्स को, नेवी को और आर्मी को मदद कर रहा है, क्या एक मैसेज नहीं है भारत को कि दोनों देश मिलकर आपके खिलाफ, आप बेशक दोस्ती करने जाएं, ऐतराज नहीं है, लेकिन वहां पर कुछ और प्लानिंग भी चल रही है, हमें उस चीज को लेकर भी तो अलर्ट रहना होगा सर। बिल्कुल राजेश जी, एक्चुअली क्या है कि चाइना के ऊपर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता है। अब अब आपने देखा कि 1962 से पहले हिंदी चीनी बाय बाय, और फिर हमला हो गया। फिर आपने जी इसको देखा कि ये गलवान हो गया 2020, और ये उससे पहले इसको मोदी जी वुहान गए थे चाइना में, और जी जिनपिंग इंडिया में आए थे। आप जानते हैं गोवा में, महाबलीपुरम में, ऐसी ऐसी जी जगह जी में जाके उनकी मीटिंग्स हुई थी, और ऐसे लग रहा था झूला भी झूल रहे थे एक साथ। तो ऐसे जी इसको लग रहा था कि भाई दोस्ती होने वाली है। फिर उसके बाद गलवान हो गया। तो हमको कभी भी चाइना को हम ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं, और हमको ये चीज मान लेनी चाहिए कि बॉर्डर का इश्यू अलग और इकोनॉमिक इश्यूज अलग। देश को अगर ओके इकोनॉमी में उसको तरक्की करनी है, तो बॉर्डर के इश्यू को आपको उसको साइड में रखना ही पड़ेगा, और उसको एक अलग तरीके से आप दोनों देशों को रिजॉल्व करना पड़ेगा। और जो आपके इकोनॉमिक इश्यूज है उसको आपको अलग से देखना पड़ेगा। उसको मुझे ऐसे लगता है इस तरीके की रणनीति बन रही है, और चाइना जी पाकिस्तान की हमेशा मदद करता रहेगा, उसमें कोई शक नहीं है। आप देख रहे हैं कि चाइनीज के जो टैंक्स हैं वो पाकिस्तान आर्मी में आ चुके हैं, चाइनीज के जो जी जी हवाइजर्स हैं वो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में लग चुके हैं। चाइनीज और पाकिस्तान के बीच में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर बहुत एक जी गहरी एग्रीमेंट है। दूसरा आप देख रहे हैं कि जो चाइना जिस टाइप की मिसाइल्स पाकिस्तान को दे रहा है, और जिस टाइप की हेल्प कर रहा है पाकिस्तान को, उससे पाकिस्तान और मजबूत बनेगा। तो हम सब ये चीजें देख रहे हैं, हमसे एक्चुअली छुपी नहीं है ये सारी चीजें।
बिल्कुल सर, बिल्कुल। पर इंडिया को अभी अपने आप को मजबूत करने के लिए जितने भी इंडिया के पास साधन है, अगर उसको यूनाइटेड स्टेट्स से भी इक्विपमेंट लेना है तो इंडिया को लेना चाहिए। अगर उसको रशिया से मदद लेनी है तो इंडिया को लेना चाहिए। अगर इंडिया को फ्रांस से मदद लेनी है तो इंडिया को लेना चाहिए। अगर ठीक साउथ सर। कोरिया और जापान के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बनानी है तो इंडिया को बनानी पड़ेगी। तो इस तरीके की ये चीजें साइड बाय साइड आई थिंक भारत को अपनी करनी पड़ेगी। करनी पड़ेंगी, और चीन चीन के फेस वैल्यू पर हम नहीं जा सकते हैं। अब मैं सर बांग्लादेश को लेकर भी बात आपसे करना चाहूंगा, क्योंकि वहां पर भी बहुत कुछ घट रहा है। हाल ही में ढाका यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर का बयान वायरल हुआ, जहां पे वो कह रहे हैं कि हमें पाकिस्तान से वापस रिश्ते बनाने चाहिए, पाकिस्तान से हमें परमाणु तकनीक, परमाणु हथियार लेने चाहिए, पाकिस्तान हमारा भरोसेमंद साथी है। फिर एक अंसारुल्लाह का चीफ है, उन्हें मोहम्मद यूनिस, जिन्हें की पीस के लिए नोबेल पुरस्कार मिला, उन्होंने आके अंसारुल्लाह के चीफ को रिहा किया। वो आकर चिकन नेक की भारत को धमकी दे रहे हैं। कोई बांग्लादेश के अंदर ये कह रहा है कि शेख मुजीबुर रहमान जो हैं वो बांग्लादेश के राष्ट्रपिता नहीं हैं, हमारे राष्ट्रपिता मोहम्मद अली जिन्ना हैं। तो किस राह पर आप बांग्लादेश को जाते हुए देख रहे हैं? क्या वाकई में मोहम्मद यूनिस को जिस पर्पज से अमेरिका लाया था, वाकई में लग रहा है कि उस पर्पस में वो कामयाब होंगे, या ऐसा तो नहीं कि जमाते इस्लामी और बीएनपी मोहम्मद यूनुस को हटाकर कट्टरपंथियों को लेकर बांग्लादेश में हावी हो जाएगी? और यहां पे भारत को क्या कुछ सोचना होगा और क्या कुछ करना होगा सर? देखिए राजेश जी, मोहम्मद यूनुस जो है वो बांग्लादेश का फ्यूचर नहीं है। वो एक इंटरिम सोल्यूशन है, क्योंकि अभी जो इंटरिम जी जी। गवर्नमेंट है उसको हेड कर रहा है और वो एक्सेप्टेबल है इन सब लोगों को लिए। तो वो एक 6 महीने के लिए आया है। 6 महीने के अंदर उनको इलेक्शंस अपने करने पड़ेंगे और 6 महीने के बाद हम जानते हैं फोरगॉन कंक्लूजन है, अवामी लीग को तो इन्हें टोटली अपना खत्म कर दिया है। जितने भी लीडर्स हैं जी अवामी लीग के, उनके अगेंस्ट क्रिमिनल केसेस और मर्डर केसेस फाइल हो चुके हैं। तो फिलहाल कुछ सालों के लिए मुझे लगता नहीं है कि अवामी लीग का बांग्लादेश में कोई भी फ्यूचर है। तो आने वाले जी। इलेक्शन में बीएनपी और जमाते इस्लामी मिलकर गवर्नमेंट बनाएंगे, इसमें मुझे कोई भी शक नहीं है आने वाले वक्त में। अब आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है कि बांग्लादेश किस मोड़ पे जा रहा है या दिशा पे जा रहा है। बांग्लादेश पाकिस्तान की दिशा पे जा रहा है, क्योंकि आज वो पाकिस्तान से जी न्यूक्लियर वेपन्स की भी एक टेक्नोलॉजी मांग रहा है। वो एक सपोर्ट मांग रहा है पाकिस्तान से कि हमको भी न्यूक्लियर जी। वॉरहेड्स आप दीजिए। तो अगर बांग्लादेश इस तरीके से अपने आप को आगे लेके जाएगा तो ये भारत के लिए खतरे की घंटी है। बट एट द सेम टाइम इसको मुझे ऐसे लगता है कि बांग्लादेश का गुजारा नहीं हो सकता है विदाउट इंडियन सपोर्ट, क्योंकि बांग्लादेश की इकोनॉमी को देखिए। आज अमेरिका ने $200 बिलियन के करीब एक उनको एड दी है। वो एक्चुअली जी चाहते थे कि उनको $500 बिलियन मिले। तो अभी वो अमेरिका भी सोच समझ के कदम उठा रहा है और बांग्लादेश को जी। आईएमएफ का लोन भी मिलेगा, उसको वर्ल्ड बैंक का उसको लोन भी मिलेगा। क्योंकि अमेरिका की प्रॉब्लम क्या है कि अमेरिका नहीं चाहता है कि बांग्लादेश चाइना की तरफ जाए, और इसीलिए ओके। अमेरिका को भारत की कोई चिंता नहीं है। जी अगर आप समझते हैं कि भारत की वजह से अमेरिका बांग्लादेश को सपोर्ट नहीं करेगा तो आपकी गलत फहमी है। बांग्लादेश में अमेरिका इसलिए आना चाहता है, वो चाइना का इन्फ्लुएंस बांग्लादेश में कम करना चाहता है। बिकॉज आने वाले ओके सर। वक्त में चाइना भी फैल रहा है बांग्लादेश में, चिटागोंग में आ चुका है और बाकी जगह आएगा। तो जी जी। बांग्लादेश की जो चाइना की इन्फ्लुएंस है उसको कम करने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स पूरी कोशिश करेगा बांग्लादेश को अपनी तरफ लाने के लिए। और आने वाले वक्त में हमको अपनी आंखें और हमारे जो कान वो और बिल्कुल दोनों रेड अलर्ट पे खोल के हमको रखने रखने होंगे। पड़ेंगे। बिकॉज जी बांग्लादेश जी। का जो बॉर्डर है अनफॉर्चुनेटली वो बहुत ही पोरस और वनरेबल बॉर्डर है भारत के लिए।
बस एक आखिरी पॉइंट, क्योंकि वक्त थोड़ा सा मैंने लंबा आपसे ले लिया है, एक पॉइंट मुझे और समझाइएगा, क्योंकि तख्ता पलट से पहले, तख्ता पलट के बाद शेख हसीना व्हाइट मैन का जिक्र कर रही थी, और हाल ही में तख्ता पलट के लिए मशहूर डोनाल्ड लू, जो कि वरिष्ठ राजनयिक हैं, डिप्लोमेट हैं, उनको हमने ढाका में देखा, मोहम्मद यूनिस से उनकी मुलाकातें भी हमने देखी, और उसके बाद एड भी देखी। तो क्या जो एक आरोप लग रहे थे, उन आरोपों पर इस विजिट के बाद जो डेलीगेशन अमेरिका का आया है, मोहर लग चुकी है सब? तो देखिए राजेश जी, ये तो एक ऑफिशियल विजिट था, क्योंकि वो ओके। असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट साउथ और सेंट्रल एशिया के हैं, और बांग्लादेश में भी इसको रहे हुए हैं, 8-10 साल टेन्योर हुआ है वहां पर, फॉरेन एम्बेसी में रह चुके हैं, तो उनको ओके। पकड़ है बांग्लादेश की। तो हम इसको एक इसको मीडिया में तो हम बोल सकते हैं कि ये तख्ता पलट एंड ऑल दैट, बट बेसिकली वो बांग्लादेश को बहुत अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं, और वो बांग्लादेश में आए हैं उनकी मदद करने के लिए। इसलिए को विजिट के इमीडिएटली बाद आपने देखा कि ये पैकेज अनाउंस हो गया बांग्लादेश के लिए। तो इसको मैं ये जी। मानता हूं कि इस विजिट का जो फोकस था वो बांग्लादेश की डेवलपमेंट नीड्स को पूरा करने का है। जहां पे रिजाइम चेंज की आप बात करते हैं, तख्ता पलट की बात करते हैं, जी। ये सारी चीजें हम उसको रूल आउट नहीं कर सकते राजेश जी, बिकॉज अमेरिका काफी देशों में ये अब पहले भी कर चुका है। कर चुका है। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मेजर जनरल राजन कोचर सर। थैंक यू सर समय देने के लिए। उम्मीद है कि भारत और चीन के रिश्ते पटरी पर लौटेंगे, और दोनों एशिया की जो सुपर पावर हैं एक साथ आगे बढ़ेंगी, लेकिन चीन की फेस वैल्यू पर भारत ट्रस्ट नहीं कर सकता। साथ ही में राजन कोचर सर का यह भी कहना था कि बांग्लादेश को भी लेकर भारत को अलर्ट रहना होगा, क्योंकि अमेरिका, आईएसआई का इंटरेस्ट लगातार बांग्लादेश में बढ़ता जा रहा है। तो डिफेंस टॉक में आज मेरे साथ इतना ही। अगले हफ्ते फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।